नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ कुंदा। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हम नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं, चाहे वह पशुपालन से संबंधित हो या खेती बाड़ी से। जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आपको कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों को देने के लिए। तो चलिए इसी कड़ी में सबसे पहले एक नज़र डालते हैं खबरें खेती में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोर जब। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। मखाना विकास योजना के तहत इकाई स्थापना के लिए 75% तक का मिलेगा अनुदान। बरसात के दिनों में मुर्गियों का करें बेहतर प्रबंधन। खरपतवार से छुटकारा पाने के लिए मल्चिंग विधि से करें सब्जियों की खेती। राज्य सरकार ने मखाना की उन्नत प्रजाति के बीजों का उत्पादन, प्रत्यक्षण तथा क्षमता वर्धन के माध्यम से मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मखाना विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मखाना की खेती करने वाले किसानों को इकाई स्थापना पर सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, जो प्रति हेक्टेयर 75% या अधिकतम 72,750 रुपये होगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अन्य जो ज़िले हैं जो इसके लिए उपयुक्त है उसमें हम लोग इसको बढ़ावा दें। इसके लिए हम लोग मखाना विकास योजना लाए हैं। इसमें हम लोग स्ट्रेस ये दे रहे हैं कि कैसे बेहतर क्वालिटी का जो बीज है, जो PAO सबौर से विकसित हुआ है या फिर RAU से हुआ है, उन दोनों जो वैरायटी है हमारे पास, स्वर्ण वैदेही एक वैरायटी है और उसके बाद सबौर मखाना वैरायटी है। ये दोनों वैरायटी को हम लोग चाहते हैं कि फार्मर्स इसको यूज करें। मुर्गी पालन आमदनी का एक बेहतरीन विकल्प है, लेकिन कभी कभी मुर्गियों में होने वाली बीमारियों के कारण मुर्गी पालकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी एक बीमारी है कॉक्सीडिया, जो बरसात के दिनों में मुर्गियों में होने वाली एक प्रमुख रोग है। इसलिए ज़रूरी है मुर्गी पालन सुरक्षित तरीके से की जाए। बरसात के दिनों में मुर्गियों के सही रखरखाव एवं उनकी देखभाल बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। अगर सही तरीके से देखभाल नहीं की गई तो मुर्गी पालकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जहाँ मुर्गियाँ रखी जाती हैं उस स्थान पर नमी न हो। इससे मुर्गियों में कॉक्सीडिया बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फ्लॉक में मृत्यु दर की संभावना अधिक हो जाती है। मुर्गियों में कॉक्सीडिया के लक्षण दिखने पर उसे तुरंत एम्प्रोलियम की दवा दें। इसके अलावा मुर्गी पालक ये भी ध्यान दें कि मुर्गियों को दिए जाने वाले फीड में नमी बिल्कुल भी ना हो। हर किसान का एक सपना होता है कि खेत में बोई फसल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे और उसका बाजार में सही मूल्य मिल सके। लेकिन कभी कभी किसान भाइयों को खेतों में बोई फसल का उत्पादन कम हो जाता है और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर किसान भाई इससे बचना चाहते हैं तो मल्चिंग विधि से खेती कर उत्पादन को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। सब्जियों की खेती के लिए मल्चिंग विधि बेहद ही कारगर तकनीक है। खास बात यह है कि इस विधि से खेती करने पर किसान भाइयों को खरपतवार की समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। किसान भाइयों, नकदी फसल में शामिल मखाना की खेती में अपार संभावनाएं हैं। ये ऐसी फसल है जिसे पानी में उगाया जाता है। इसमें न तो खाद न ही कीटनाशक का इस्तेमाल होता है। हाल के दिनों में मखाना की मांग विदेशों में भी काफ़ी बढ़ गई है। किसान भाई इसके उन्नत प्रभेद का इस्तेमाल कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सबौर मखाना 1 एवं स्वर्ण वैदेही इसके उन्नत प्रभेद हैं, जिसका इस्तेमाल कर किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
कटाई से लेकर खेत तैयारी और बुआई जैसे कार्य के लिए किसानों को अलग अलग मशीनों का उपयोग करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए अलग अलग मशीनें खरीद पाना संभव नहीं हो पाता है। वैसे किसानों के लिए हस्तचलित ट्रैक्टर काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। ये कृषि यंत्र किफ़ायती होने के साथ ही साथ खेती और बागवानी जैसे कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके प्रयोग से किसानों को कम खर्च में अधिक फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सफलता की कड़ी में आज आपकी मुलाकात पटना जिले के सफल किसान दीनानाथ से, जो प्रशिक्षण लेकर मशरूम की खेती कर रहे हैं। मशरूम सस्ती, पौष्टिक और रुचिकर सब्जी है। सालों भर बाजार में इसकी बढ़ती मांग किसानों के लिए उत्साहवर्धन के लिए काफ़ी है, क्योंकि किसान आमतौर पर मेहनती होते हैं। पटना ज़िले के बिहटा के निवासी दीनानाथ एक ऐसे ही मेहनती और सफल किसान हैं। बटन मशरूम की खेती का प्रशिक्षण लेकर दीनानाथ वैज्ञानिक तरीके से मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। दरअसल बटन मशरूम की खेती एक विशेष प्रकार की खाद पर की जाती है, जिसे कंपोस्ट कहते हैं। मशरूम कंपोस्ट तैयार करने का भी एक तरीका है। नियम के अनुसार इसकी पलटाई और निश्चित अंतराल पर कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव बटन मशरूम की बढ़ोतरी में काफ़ी सहायक होता है और सहायक होता है दीनानाथ जैसे किसानों का जीवन सरल और सफल बनाने में। पहले तो हम भी छोटा यूनिट बहुत साल लगाए थे, छोटा यूनिट से स्टार्ट किए थे। उस समय मेरे पास 3-4 स्टाफ थे। अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब इसमें लगा कि नहीं कुछ अच्छा मिला रिस्पांस, तो आगे हमने 3-4 कमरा बनाया। अब हमारे पास 10-15 स्टाफ हो गए हैं। तो शुरुआती में तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन लगे रहने से सारा जो है कि हल हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के थोक मंडी में और जानते हैं अनाजों के ताज़ा भाव। सोनम चावल 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, मंसूरी चावल 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, रहर दाल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल 8,500 रुपये प्रति क्विंटल और चना दाल 6,500 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। अब हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम। आप बने रहें हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना,
अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। धान की बुआई हो चुकी है और समय समय पर खाद के साथ साथ कीटनाशकों का प्रयोग धान की खेती के लिए विशेष जरूरी हो जाता है, ताकि हमारे धान की खेती को नुकसान न पहुंचे। एक और विशेष बात पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, वह है खरपतवार का नियंत्रण। तो आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रविकांत चौबे जी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। और इसी क्रम में आज हम कृषि विज्ञान केंद्र नवादा जिले में आए हुए हैं और आज का हमारा विषय है धान की फसल का खरपतवार प्रबंधन। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविकांत चौबे मौजूद हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र नवादा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। ये सर, धान की जो फसल है उसमें कौन कौन से खरपतवार हैं जो धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं? हमारे धान में जो पाए जाने वाले खरपतवार हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो शकरी पत्ती वाली होती है, जो धान के तरह ही पत्तियां होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं कि जंगली धान है, उसके बाद से सांवा है, जंगली जो है मड़ुआ है, क्रोफुड है। जो इस तरह के खरपतवार होते हैं वो शकरी पत्ती वाले होते हैं। दूसरे होते हैं जो चौड़ी पत्ती वाली होती हैं, जिसको ब्रॉडलीफ कहते हैं। ये ज़्यादातर जो है कृष्णनील है, स्पंजी टाइप का पत्तियाँ है। उसके बाद जो है जो आपका क्या कहते हैं कि जलकुंभी टाइप का, स्पंजी टाइप का भी होता है, एक चटपटी होता है। और कुछ जो है गदपुरना, जिसको आप लोग कहते हैं लोकल भाषा में गदपुरना घास कहते हैं, ये भी आता है इसमें। तीसरे तरह का जो होता है वो मोथा किस्म का होता है, जिसे सेडिस ग्रास कहते हैं। और मोथा इसमें 3 तरह के होते हैं। कुछ ऐसे मोथा होते हैं जो सिंगल जाता है और लास्ट में जाकर के फूल निकलता है। कुछ ऐसे होते हैं जड़ से ही 3 माने ब्रांचिंग शाखाएं निकलती हैं। और कुछ जो है ऐसे मोथा होते हैं जो ऊपर जाकर के 3 भागों में 3 तरह के 3 फूल निकलते हैं। ये मोस्टली क्या है कि ये खरपतवार से जो है हमारे धान की फसल में जो है लगभग 35 से 45% तक जो है, अगर इसका रोकथाम ना करें तो फसल के उत्पादन में नुकसान होता है। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो खरपतवार है वो धान की फसल में उपस्थित होने के चलते हमारी फसल के बढ़वार को और फसलों में पोषक तत्व की कमी के लक्षण को भी प्रदर्शित करवा देता है। सर, धान की खेती में हमारे किसान भाई जो खरपतवार प्रबंधन है वो किस तरह से करें ताकि पैदावार पर असर न पड़े, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी दें। किसान बंधुओं, हमारे धान की फसल मुख्य रूप से 2 तरह से बोई जाती है। जो प्रचलित है, एक धान की सीधी बुआई और दूसरी है रोपाई विधि से। रोपाई विधि में क्या है कि हमें दो जगह खरपतवार प्रबंधन करना होता है। एक तो नर्सरी के समय, जब नर्सरी हम इसकी गिराते हैं तो उस समय खरपतवार का प्रबंधन करना होता है। और दूसरा होता है जब हम कदवा करके मतलब पडलिंग करके जब उसकी रोपाई करते हैं, उस समय हमें खरपतवार का प्रबंधन करना होता है। लेकिन सीधी बुआई जो होती है, जो DSR 0 टिलेज मशीन से होता है या DSR मशीन से होता है या ड्रम सीडर से होता है, इसमें जो है धान की हम सीधी बुआई करते हैं, उसमें भी हमें खरपतवार का प्रबंधन करना होता है। दोनों को प्रबंधन करने के लिए 3 विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। नंबर 1, एक तो यांत्रिक विधि जो और दूसरा है आपका रासायनिक विधि और तीसरी होती है जैविक विधि से।
हमें ध्यान देना होता है। यांत्रिक विधि का हम प्रबंधन तभी कर सकते हैं जब हमारे पास यंत्र और जो है हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हों। इसमें क्या है कि लागत ज़्यादा आ जाती है और किसानों को जो है लागत को कम करने के लिए हमें ध्यान देना होता है, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होता है यांत्रिक विधि में। पहला चीज़ तो है कि जब हम धान की सीधी बुआई कर रहे हैं तो उसमें अगर हम जीरो टिलेज से बुआई करेंगे तो उसमें हम कोनो बीडर का प्रयोग करेंगे। कोनो बीडर एक ऐसा यंत्र है जिसमें पानी खेत में लगा रहता है, 4 से 5 सेंटीमीटर पानी रहती है और बुआई के ठीक 25 दिन बाद इस कोनो बीडर को चलाते हैं तो इसके द्वारा हम बीड को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है मैनुअल में कैसे करेंगे कि 30 से 35 दिन का जब हमारा धान होगा सीधी बुआई में तो उसमें हम मजदूरों के द्वारा जो है हाथ से निकलवाते हैं, उसे हम मैनुअल कहते हैं। और सबसे पहली चीज़ है कि जो हम लोग को ध्यान देना है धान की सीधी बुआई में सबसे ज़्यादा खरपतवार आते हैं। किसान बंधु धान की सीधी बुआई जब करते हैं तो विशेष रूप से ध्यान दीजिए रासायनिक विधि पे। रासायनिक विधि क्या है कि उसमें आपको आज आपने धान की बुआई की सीधी बुआई की है तो कल जो है कल मतलब 72 घंटे के अंदर आप जो है पेंडीमेथिलीन 30% EC एक दवा आती है, उसका फोलियर ये जो है मशीन से जो है फ्लैट पेन नोजल मशीन से उसका स्प्रे अगर हम करते हैं तो ये जो है आपका वीड कंट्रोल हो जाएगा 30 से 35 दिन तक। उसके बाद भी अगर वीड आता है तो हम पोस्ट इमरजेंस दवा का प्रयोग करते हैं। पोस्ट इमरजेंस जो दवा होती है वो बिस्पायरीबैक सोडियम जो नॉमिनी गोल्ड के नाम से मार्केट में आती है उसका हम प्रयोग करेंगे। वो 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हुए अगर इसका हम 20 से 25 दिन पे स्प्रे अगर हम करें तो वीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं हम जैविक विधि में धान की सीधी बुआई में कि अगर हम अजोला का प्रयोग करें, अजोला अगर खेत में आपके 4 से 5 सेंटीमीटर खेत में अगर पानी है तो अजोले का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें खरपतवार आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और बहुत से वीड ऐसे होते हैं जो पानी होने के चलते उसी में सड़ गल जाते हैं। इसलिए हमें ये विशेष ध्यान देना है सीधी बुआई में। अब हम किसान बंधु धान की रोपाई विधि पे चलते हैं। जब हम धान की रोपाई करते हैं पडलिंग करना अर्थात कदवा करने के बाद जब हम धान की रोपाई करते हैं तो आज अगर हमने रोपाई किया है तो हमें ज़रूरी है कि खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर जब पानी खड़ा रहे तो 2 से 3 दिन के भीतर ही प्रेटिलाक्लोर 6 ml प्रति एकड़ की दर से या तो आप 10 किलो बालू में मिला के इसका छिड़काव कर दें या अपने सुविधा अनुसार अगर आपके पास स्प्रे मशीन है तो 150 लीटर पानी में 600 ml जो दवा है उसको मिला करके स्प्रे कर दें। और ये हमारे किसान बंधु ध्यान रखें कि धान की खेत में पानी जो है लगभग 10 से 15 दिन तो कम से कम धान में पानी 4 से 5 सेंटीमीटर बनी रहे, जिसके चलते क्या होता है कि ये दवा जो है बहुत अच्छे से कारगर होता है, किसी तरह के वीड को नहीं निकलने देता है। अगर आपको इसके बाद भी अगर धान में की फसल में अगर वीड आते हैं तो आप जो है बिस्पायरीबैक सोडियम जो नॉमिनी गोल्ड के नाम से आता है, पायरोजोन सल्फ्यूरॉन 10% SL जो साथी के नाम से आता है, दोनों को 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर हम इसको पानी में 150 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दें तो हम लोग चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती और मोथा तीनों तरह के खरपतवार से अपने को फसल को धान की फसल को मुक्त कर सकते हैं। सर, इसी संदर्भ में धान की खेती के लिए अगर आपका कोई खास संदेश हो तो हम अपने किसान भाइयों के समक्ष पहुंचाना चाहेंगे जिससे वे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। हम किसान बंधुओं को मुख्य रूप से संदेश देना चाहते हैं कि हम रासायनिक पे कम बल देते हुए कोशिश करें कि यांत्रिक विधि से जो कोनो बीडर है लाइन में रोपाई करें या लाइन में बुआई करें, कोनो बीडर यांत्रिक यंत्र का प्रयोग करें। और दूसरा हम ये कहेंगे कि जैविक विधि का जो अजोला है उसका प्रयोग ज़रूर करें, जिससे कि आपकी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, हम भी स्वस्थ रहेंगे और इससे जो मिलने वाला चारा है पशु भी खाएगा तो पशु भी स्वस्थ रहेगा और हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा। ये ही हम आप लोग को संदेश देना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने धान की खेती में खरपतवार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त की और इसके लिए हम अपने विशेषज्ञ का हार्दिक धन्यवाद हम अपने विशेषज्ञ को अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपको भी। किसान भाइयों, अभी आप जानकारी ले रहे थे कि धान की खेती में खरपतवार का नियंत्रण कैसे हो। अब हम बात करेंगे पपीता के विषय में। पपीता खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतने ही हाजमे को दुरुस्त करता है और सुपाच्य होता है और कई बीमारियों से लड़ने वाला होता है।
जैसे कोलेस्ट्रॉल और गैस अपच, और साथ ही साथ यह सालों भर बाजार में उपलब्ध होता है और प्रतिदिन सेवन करने से स्वास्थ्य हमारा बेहतर होता है। तो किसान भाइयों, कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली खेती है पपीता की खेती। तो अभी बारिश के समय में इसका प्रबंधन कैसे करें, तो इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अंगद कुमार जी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य आप तक नई तकनीक और नए तकनीशियन दोनों को, मतलब हम विज्ञान और वैज्ञानिक की खोज में घूमते रहते हैं और उसी खोज में हम आज हैं कृषि विज्ञान केंद्र नवादा में। आज आए हुए हैं तकनीक की जानकारी लेने के लिए आपके लिए, और उस तकनीक की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंगद कुमार, जो कृषि वैज्ञानिक हैं इस कृषि विज्ञान केंद्र में। अंगद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अंगद जी, हम आज बात करते हैं पपीते की कि बरसात के मौसम में, खास करके वर्षा ऋतु जो होता है वो बिल्कुल अनबैलेंसिंग मौसम माना जाता है। गर्मी भी हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है और बारिश भी हो जाती है। बिल्कुल असंतुलित जो मौसम होता है वो बरसात होता है। तो बरसात ऋतु में पपीते के जो किसान हैं उसका प्रबंधन कैसे करें? जैसा कि हमारे सभी किसान जो हैं जानते हैं कि जो वर्षा ऋतु होता है उसमें सबसे ज़्यादा पपीता का जो फल है उसमें नुकसान होता है कि इस ऋतु में बारिश होने से उनके फूल गिरने की समस्या आ जाती है, तरह तरह की बीमारियां आती हैं और तरह तरह के कीड़े का अटैक होता है। जो हमारे किसान फरवरी मार्च में पपीता का खेती किए हैं उनके लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि जैसे ही अभी आपके फलों में फल आएगा पपीते के पौधे में, वैसे ही आपको कीड़ों से बचाव के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं। हमारा जो पपीता का पौधा होता है उसमें सबसे ज़्यादा फल मक्खी आक्रमण करती है। फल मक्खी से बचाव के लिए जो भी हमारे कृषक हैं उसमें एक दवा आती है लैम्डासाइहैलोथ्रिन प्लस थायोमेथोक्सम का कंपोजिशन है, जो कि 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। ये जो फल मक्खी होती है इसका लक्षण आप पहचान सकते हैं कि जो हमारे पौधे में फल आता है उसमें वो डंक मारती है, जिसके कारण जो पपीता है वो खुरदरा हो जाता है और उसके जो गुद्दे हैं वो समय से पहले ही लाल दिखाई देने लगते हैं, वो सड़ के गिर जाते हैं, जिसके कारण उनका बाज़ार मूल्य नहीं मिल पाता और फलन में काफ़ी कमी आ जाती है। दूसरा होता है कि वर्षा ऋतु में बहुत सारी वायरस बीमारियां हैं, जो कि सफ़ेद मक्खी व माहू द्वारा फैलते हैं। एफिड है उसमें उनका फैलाने का मेन कीड़ा, जो कि इसके नियंत्रण के लिए हम लोग उसमें इमिडाक्लोरोप्रिड का आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। रिकमेंडेशन है इमिडाक्लोरोप्रिड का 1 ml प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर आप लोग पौधा पे स्प्रे करिए, जिसके कारण आपका जो पत्ते में पौधे पे वायरस का आक्रमण होता है जिससे बचाव कर सकते हैं। हमारे अधिकतर किसान आज जो पपीता की खेती कर रहे हैं इससे परेशान हैं। उसका लक्षण ये होता है कि जो हमारे पौधों की पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं व पीलेपन होकर पूरा, जो हम लोग गांव के भाषा में बोलते हैं कि घुंघरैलापन आ गया, वो छोटी होकर के सूख जाती हैं। अंगद जी, एक और सवाल इसमें, अब महत्वपूर्ण सवाल, चूँकि जो पर्पस हमारा होता है किसान का कि अच्छा उत्पादन मिले, अच्छा उसका बाज़ार मूल्य मिले और अच्छी आमदनी हो, तो हम उत्पादन पर बात करते हैं कि अच्छी उत्पादन के लिए पपीते की खेती में क्या क्या करना चाहिए ताकि हमें अच्छी पैदावार मिल सके? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, चूँकि जो भी किसान खेती करते हैं उनका मेन उद्देश्य रहता है प्रति एकड़ अधिक मुनाफा कमाना। उसी क्रम में हम बात करते हैं कि जो हमारा पपीता का पौधा है वो एक पौधे से लगभग 40 से 50 किलो तक हम लोग उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो इस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे मृदा में उचित पोषक तत्व उपलब्ध रहें। तो सबसे पहले उचित पोषक तत्व जो पौधा के लिए दिया जाना है वो हमारे किसान ध्यान देंगे कि खेत की तैयारी के समय जो गड्ढा बनेगा उस प्रति गड्ढा 20 kg वर्मी कंपोस्ट या गोबर का सड़ा हुआ आपका खाद है वो भी डाल सकते हैं। और रासायनिक खाद में हम लोग 1 kg सरसों का खल्ली अगर आपको मिल जाता है तो सरसों का खल्ली, या नीम का खल्ली उपलब्ध होता है तो नीम का खल्ली। और रासायनिक फर्टिलाइज़र में आप जाइए तो प्रति पौधा 100 से 150 ग्राम यूरिया, 200 से 250 ग्राम DAP और
300 से 400 ग्राम आपका पोटास का ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा प्रति एकड़ आप 20 केजी मैग्नीशियम सल्फेट अपने खेत में मिलाकर तैयार कर लीजिए। जो फर्टिलाइज़र का डोज है ये हर एक 2 महीना पे आपको रिपीट करना है। और हमारे खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कहीं कहीं कमी पाई जाती है, जिसमें आप 100 केजी जो भाखड़ा चूना होता है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 100 केजी भाखड़ा चूना को आप तैयारी के समय डाल दीजिए। फूल आने की समस्या से काफ़ी प्रभावित हैं किसान, उसमें क्या किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जो हमारे गांव में किसान हैं वो अधिकतर अभी जो नई वैरायटी है उससे अनजान है। और ऐसे पपीता एक लिंगी पौधा है, उसमें क्या होता है कि फूल आ जाता है, जिसके कारण उनके फलन प्रभावित होती है। तो वैसे किसानों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि अभी ऐसी ऐसी प्रजातियां डेवलप हो गई है गायनोडायोसियस कि एक ही पौधे पे आपको दोनों पुष्प पाए जाते हैं, जिसके कारण सभी पौधे पे फल आते हैं एवं उनका उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। तो जो भी हमारे किसान हैं उनमें कुछ वैरायटियों का मैं नाम बता दे रहा हूं, जैसे रेड लेडी है, रेड ग्लो है, रेड बेबी है। ये सब वैरायटियाँ गायनोडायोसियस डेवलप की गई हैं और इन सब में सभी पौधों पे फल आएगा, आपका फूल आने का इसमें कोई समस्या नहीं है। पपीते से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसानों के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगी, क्योंकि कई सारी बातें जो छिपी छिपाई थी वो आपने बता दी। और इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत हमारे पूरे टीम की तरफ से धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कि धान की खेती में खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें और साथ ही साथ पपीता की खेती बारिश के मौसम में उसका प्रबंधन कैसे करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारियाँ बेहद पसंद आई होगी। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।